आज 11 मार्च है और कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो आप लोगों को एडवांस रमज़ान मुबारक हो। कल की रूटीन मुझे नहीं पता कि हम क्या प्लान करेंगे। अच्छा, आज मैंने मैदे के बारे में बात करी थी कि डिप्रेशन की तो लोग समझते हैं डिप्रेशन सिर्फ़ उदासी होती है या नींद ना आना, उसको उदासी डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन के जो पूरी बॉडी पे सिम्पटम्स आते हैं जिसकी वज़ह से वो गलत डॉक्टर के पास जाके गलत ट्रीटमेंट लेते रहते हैं पेशेंट। अब मैं इस पे आज से मतलब 2 पहले वीडियोज़ मैंने जो कंप्यूटराइज़ बनाई और आज जो मैं उस पे बात करना चाहती हूँ कि मैदे के प्रॉब्लम जो होते हैं ना, उसका डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के साथ क्या लिंक है। अच्छा, गैस ऊपर को चढ़ती है, खाना हज़म नहीं होता, पेट के अंदर गैस रहती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, खाना खा के फ़ौरन वॉशरूम भागना पड़ता है और कभी किसी कोई खाना गरम लगता है, कोई ठंडा लगता है, कभी आपको डकार आते रहते हैं, बिला वजह बहुत ज़्यादा बर्फ खाते हैं, कुछ लोगों को गैस ख़ारिश होती है। मेरी एक पेशेंट थी, अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ की है, ओल्ड एज की अम्मा जी थी, वो आके मुझे कहती होती थी अच्छा उनका ना बहुत जगह पे दिखा के आई थी बेचारी ना, तो एक बात आके कहती थी, "मैनू ना गैस नहीं खारिज होंदी, मेरे को दवाई दे दे, मेरी गैस निकल जाया करे, गैस खारिज हो जाया करे।" और असल में जब हिस्ट्री ली तो थोड़ा-सा जैसे एक्सप्लोर किया, इस पे गूगल कुछ ना खोल, तो मैंने उनको खोला, एक्सप्लोर किया उनकी हिस्ट्री तो पता चला कि वो सीवियरली डिप्रेस्ड है और उनका जो एक सिम्पटम है, जो फिज़िकल सिम्पटम उनको महसूस होता था जिसकी वजह से वो आई कि अच्छा जी मेरी गैस नहीं खारिज होती। वो कहीं मैंने ब्रोशर पर लिखा हुआ था कि मैदे के मसाइल और ज़हनी मसाइल की वजह से जो मैदा ख़राब होता है उसके लिए भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो वो शायद कहीं से सुन के सम पढ़ के आई थी। एनीवे हम दोबारा उसी बात पे चलते हैं कि अच्छा खाना खा के सीने में जलन, ठीक है? और कई दफ़ा ये कि भूख नहीं लगती है, बेवक़्त भूख लगती है, कुछ लोग खाना खा के उल्टी कर देते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोज़ा या बुलिमिया नर्वोज़ा में होता है, बहुत बेतहाशा खाना, एंग्ज़ायटी पे तो खाना और फिर बार-बार खाना और उसके बाद फिर वॉमिट कर देना क्योंकि गिल्ट होता है। कुछ लोग वो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, कुछ वेट कॉन्शियस होते हैं, कुछ अपना हंगर कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कुछ जस्ट कम्फर्ट ईटिंग करते हैं। तो ये सारे जो मैदे के और खाने-पीने के मसाइल हैं। अच्छा, कुछ लोगों में हमेशा ही पेट में दर्द रहता है। मैं कहती थी रूल आउट कर लेना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करा के कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं। तो उसके बाद जो है ना आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। आपको कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्ज़ायटी है जिसकी वज़ह से आपका जो स्टमक है, सादे लफ्ज़ में बताती होती हूँ कि आपके जो मैदे के ग्लैंड्स हैं ना वो तेज़ाब ज़्यादा बना रहे हैं और तेज़ाब आपके मैदे की दीवारों को खाता है। वो उसकी वजह से आपको मैदे के मसाइल ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो है ना वो स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी से होता है। तो ये मैदे को कहा जाता है कि ये दूसरा दिमाग है, सेकंड ब्रेन है क्योंकि जो दिमाग के आपके खुश करने वाले, रिलैक्स करने वाले हार्मोन हैं वो 80 से 90 सॉरी 70% मैदे में बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने मैदे का ख़्याल रखना ज़रूरी है। अब पेशेंट जाते हैं एंग्ज़ायटी वाले, मेजॉरिटी पेशेंट जाते हैं मैदा जिगर वाले डॉक्टर के पास, जो कि फिर साल हर साल तक वहाँ से मैदे की दवाइयाँ खाते रहते हैं, क्या शरबत पीते रहते हैं, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। फिर उसके लिए वो रंग-बिरंगे शरबत पीते हैं, उसकी वजह से उनकी जो गट है, जो बड़ी आंत, छोटी आंत जो है, वो इतनी आदी हो जाती है दवाइयों की कि उसके बगैर उनको पकाना नहीं आता। और अगर वो खाना कैप्सूल ना खाएँ तो उनको भूख नहीं लगती, मैदे का शरबत ना पिएँ तो खाना हज़म नहीं होता। एक दफ़ा अपनी असेसमेंट करा लें कि अगर मैदे वाले डॉक्टर मुझे उनसे भी बड़ा गिला है कि अगर आपको लगता है कि एक बंदे को एंग्ज़ायटी है, अच्छा दरमियान में एक आध दवाई डाली होगी डिप्रेशन की लेकिन ढेर सारी मैदे की दी होंगी। और ये पॉलीफ़ार्मेसी ख़त्म कर दी जाए। अगर आपको पता है कि एक पेशेंट को जो स्ट्रेस की वज़ह से मैदे के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसको सिर्फ़ आप स्ट्रेस की दवाई देते हैं। आपने ज़रूर मैदे की साथ में 2-3 देनी होती है, सिर्फ़ नुस्ख़ा बड़ा करने के लिए, तो ये ज़्यादती है। लोग खुद भी सोचें-समझें कि आपका जो मैदा है, क्या वाक़ई जेन्युइन प्रॉब्लम है कोई? जैसे शुगर के मरीज़ों को जेन्युइन प्रॉब्लम होता है। उनका मैदा जो होता है, उस तरह से काम नहीं करता, जैसे बाकी लोगों का मैदा करता है। तो उनको कई दफ़ा लेनी पड़ती है दवाई। लेकिन ये दवाई लेने के बजाय आप डाइट में उनको गाइड करें कि आप किस तरह की डाइट लें, कितने छोटे मील लें, फ्रीक्वेंट और छोटे मील लें, खाने के बाद कैसे ठंडा पानी नहीं पीना, मिर्च मसाले से अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें बताएँ, बजाय ये कि हम साल-हर-साल मरीज़ों को दवाइयों पे लगाए रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादती है। अगर एक मरीज़ आपके पास आ गया, ठीक हो गया है, तो उसको जाने दें। उसको रोके रखने का क्या फ़ायदा? वो ठीक होगा तो और कहीं से भेज देगा, रिज़्क तो अल्लाह ने देना है ना, तो क्या एक ही मरीज़ को रोके रखें, बार-बार बुलाई जाए। अच्छा समटाइम पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने कभी नहीं कहा कि अब ना आएँ। रेगुलर विज़िट कराए ही रहते हैं। अब बेचारे मरीज़ को क्या पता? अब ऐसे मैं कहती हूँ मरीज़ों को बेचारों को भी पता होना चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं दवाइयाँ खा कर के, तो आपको ये तो पता होना चाहिए मैंने कितना अरसा खानी है और क्यों खानी है।
आप अपने डॉक्टर से पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।